अक्सर जब भी भारत में ब्रिटिश राज के खिलाफ बगावत की बात होती है तो हम सबके दिमाग में एक ही साल आता है 1857। लेकिन क्या ये कहानी की शुरुआत थी या फिर ये उस ज्वालामुखी का फटना था जो 100 साल से, जी हाँ, पूरे 100 साल से अंदर ही अंदर सुलग रहा था। तो यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या 1857 का विद्रोह अचानक हुआ, कोई धमाका था, या ये एक बहुत लंबी दर्द भरी कहानी का आखिरी चैप्टर था? चलिए आज इसी की पड़ताल करते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। पहले बात करेंगे 1857 से भी पहले की, फिर समझेंगे उस कॉलोनियल प्रेशर कुकर को जिसने ये हालात बनाए, नजर डालेंगे विद्रोहों की उस पूरी सदी पर और उनका एक छोटा सा एनालिसिस भी करेंगे, और फिर देखेंगे कि कैसे 1857 में आखिर वो बांध टूट ही गया, और आखिर में इन भूले बिसरे विद्रोहों की विरासत क्या है, इस पर भी बात होगी। चलिए इसे एक प्रेशर कुकर की तरह समझते हैं। सोचिए, उस वक्त का पूरा भारतीय ग्रामीण समाज एक प्रेशर कुकर था और ब्रिटिश नीतियां वो थी उस कुकर के नीचे जलती हुई तेज आग जो गर्मी और दबाव दोनों को बस बढ़ाती ही जा रही थी। और यही वो माहौल था, वो टेंशन था जिसने बगावत के लिए जमीन तैयार की। तो ये आग आखिर जलाई कैसे गई? देखिए, एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले तो ब्रिटेन से आने वाले सामान ने यहाँ के छोटे मोटे उद्योगों और कारीगरों को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। ऊपर से आए भारी भरकम नए टैक्स, ऐसे ऐसे लैंड रेवेन्यू सिस्टम जिन्होंने किसानों की कमर ही तोड़ दी। नतीजा, किसानों को उनकी ही जमीन से बेदखल किया जाने लगा। आदिवासियों के जंगल और जमीनें सब पर कब्जा होने लगा। और मजे की बात देखिए, अगर कोई बेचारा इंसाफ के लिए कोर्ट कचहरी जाए भी तो वहाँ भी कानून हमेशा सरकार और पैसे वाले साहूकारों का ही साथ देता था। और ऐसा नहीं है कि ये बातें बाद में घड़ी गईं, ये उसी दौर की हकीकत है। जरा इस कोट को देखिए, ये 1856 के कैलकाटा रिव्यू से है, जो खुद कह रहा है कि कैसे जमींदार, पुलिस, रेवेन्यू ऑफिसर सब ने मिलकर संथालों पर जुल्म ढाने का एक पूरा सिस्टम बना रखा था। मतलब ये सिर्फ कागजी नीतियां नहीं थी, ये वो भयानक हकीकत थी जिसे लोग हर रोज जी रहे थे। तो जब प्रेशर कुकर में स्टीम इतनी ज्यादा भर जाए तो क्या होता है? जाहिर है वो कहीं ना कहीं से तो निकलेगी ही। बस ठीक ऐसा ही हुआ। ब्रिटिश राज के जुल्म के खिलाफ भारत के अलग अलग कोनों से बगावत की चिंगारियां उठने लगी। याद रहे, ये सब 1857 से बहुत बहुत पहले हो रहा था। जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। 1763 बंगाल में सन्यासी विद्रोह, फिर 1783 रंगपुर में किसानों का विद्रोह, 1831 में कोल विद्रोह, 1838 में फराइजी आंदोलन, और फिर 1855 का जबरदस्त संथाल विद्रोह। ये कोई एक दो घटनाएं नहीं थी, ये तो एक लगातार चलती हुई, एक न बुझने वाली आग की तरह थी। सन्यासी विद्रोह का ही उदाहरण लेते हैं। ब्रिटिश रिकॉर्ड्स में उन्हें क्या कहा गया? कानून तोड़ने वाले डाकुओं का झुंड जो बस भीख मांगते हैं और लूटपाट करते हैं। सोचिए, लेकिन असलियत क्या थी? इनमें से ज्यादातर वही किसान थे जिनसे उनकी जमीनें छीन ली गई थी। इससे साफ पता चलता है कि अंग्रेज इन बगावतों को सिर्फ एक लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम की तरह देखते थे। वो इसके पीछे की असली वजह, उस दर्द को समझना ही नहीं चाहते थे। अब चलते हैं पूर्वी बंगाल, जहां दूदू मियां के नेतृत्व में एक आंदोलन चला, फराइजी आंदोलन। और उनकी विचारधारा बहुत सीधी लेकिन बहुत पावरफुल थी। सब इंसान बराबर हैं, जमीन ऊपर वाले की है और किसी को भी इस पर टैक्स लगाने का कोई हक नहीं है। बस इस एक लाइन ने जमींदारों और ब्रिटिश हुकूमत दोनों की जड़ें हिला दी। और बात सिर्फ विचारधारा तक ही नहीं रुकी। फराइजियों ने जो किया वो और भी कमाल था। उन्होंने अपनी एक पैरेलल सरकारी खड़ी कर दी थी। अपने गांव की अदालतें बना ली जहां किसानों के झगड़े सुलझाए जाते थे, किसानों को जमींदारों के जुल्म से बचाते थे, और तो और लोगों को एकजुट करके टैक्स न देने के लिए तैयार करते थे। इससे पता चलता है कि ये सिर्फ एक भीड़ का गुस्सा नहीं था, ये एक ऑर्गेनाइज्ड, पॉलिटिकली अवेयर मूवमेंट था। तो आखिर ये लोग थे कौन? क्या ये बस गुस्से में भड़की हुई एक भीड़ थी, या फिर इनके हर कदम के पीछे कोई सोची समझी रणनीति थी? चलिए जरा इसको डीकोड करने की कोशिश करते हैं। इन आंदोलनों को देखने के दो बिल्कुल अलग चश्मे हैं। एक तरफ है ब्रिटिश इतिहासकार, जिनके लिए ये लोग कौन थे? जंगली लोग, सभ्यता का विरोध करने वाले। दूसरी तरफ जब हमारे राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने इस दौर को देखा तो उन्होंने इन्हीं लोगों को आज़ादी की लड़ाई के सबसे पहले हीरोज के तौर पर देखा। लेकिन
अगर हम सबूतों पर जाएं तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है, ये सिर्फ अंधाधुंध हिंसा या दंगे नहीं थे, ये वेल थॉट आउट कॉन्शियस पॉलिटिकल एक्शंस थे। इन लोगों को बहुत अच्छे से पता था कि उनका असली दुश्मन कौन है और उनका दोस्त कौन। और उनकी टैक्टिक्स तो देखिए, मतलब कितनी सोची समझी थी। वो किसी पर भी हमला करने से पहले बाकायदा चेतावनी देते थे। विद्रोह को फंड करने के लिए डिंग खर्चा नाम का एक टैक्स तक वसूलते थे। और सबसे बड़ी बात, उनके टारगेट बिल्कुल क्लियर थे। वो बाहरी साहूकारों, जमींदार के लोगों और सरकारी दफ्तरों को निशाना बनाते थे, लेकिन अपने लोगों को, आम लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते थे। ये साफ साफ एक राजनीतिक समझदारी दिखाता है। और अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जिसका सबको इंतजार था। 1857, वो साल जब 100 साल से सुलगती ये आग एक ज्वालामुखी की तरह फट पड़ी। ये विद्रोह उन सारी पुरानी शिकायतों, उन सारे संघर्षों, उन सभी छोटे बड़े विद्रोहों का क्लाइमैक्स था जिनकी बात हम अभी तक कर रहे थे। माहौल तो पूरा उबल ही रहा था, बस एक आखिरी चिंगारी की जरूरत थी। और वो चिंगारी बनी ब्रिटिश फौज के भारतीय सिपाही। वो वर्दी तो अंग्रेजों की पहनते थे, लेकिन उनके सीने में भी वही आग जल रही थी जो भारत के आम किसानों और आदिवासियों के दिलों में थी। तो सिपाहियों का गुस्सा आखिर था किस बात पर? एक तो था धार्मिक डर, चर्बी वाले कारतूसों की वजह से, ये उनके धर्म पर सीधा हमला था। फिर प्रोफेशनल दिक्कतें भी थी, सैलरी कम, प्रमोशन में भेदभाव, और ऊपर से जब कंपनी सिंध या अवध जैसे नए इलाकों को जीतती थी तो वहां सेवा करने का जो एक्स्ट्रा पैसा यानी भत्ता मिलता था उसे भी बंद कर दिया गया। लेकिन असली और सबसे गहरी वजह कुछ और थी। ये सिपाही सिर्फ सिपाही नहीं थे, वो असल में वर्दी पहने हुए किसान थे। बंगाल आर्मी का एक बहुत बड़ा हिस्सा अवध के गांव से आता था और गांव में उनके घर परिवार, उनके भाई बहन उन्हीं जालिम लगान नीतियों के नीचे पिस रहे थे जिनका सामना बाकी किसान कर रहे थे। तो उनका गुस्सा सिर्फ नौकरी का नहीं था, वो पर्सनल था, बहुत गहरा था। तो आखिर इन विद्रोहों की विरासत क्या है जिन्हें इतिहास की किताबों में अक्सर एक आध पैराग्राफ में निपटा दिया जाता है? क्या ये सिर्फ हारी हुई लड़ाइयों की कहानियां हैं या ये हमें कुछ और भी सिखाते हैं? सबसे बड़ी सीख तो यही है कि 1857 का महासंग्राम आज़ादी की लड़ाई की शुरुआत नहीं थी, बिल्कुल नहीं। ये तो उस 100 साल लंबे संघर्ष का क्लाइमैक्स था, उस लड़ाई का जिसे सन्यासियों ने, कोलों ने, संथालों ने और न जाने कितने अनगिनत समुदायों ने अपनी कुर्बानियों से एक सदी तक जिंदा रखा था। तो सोचिए, जब हम इतिहास को सिर्फ बड़े बड़े नामों और तारीखों से नहीं बल्कि इन भूले बिसरे विद्रोहों की आवाज़ों से सुनते हैं तो इतिहास को लेकर हमारी पूरी समझ ही कैसे बदल जाती है। शायद भारत की असली कहानी इन्हीं संघर्षों में कहीं छिपी है।